बिहार में बढ़ रहे भूमि विवाद के लेकर बिहार सरकार ने विशेष सर्वे रिपोर्ट जारी करने वाली है। उसको लेकर सर्वे शुरू हो चुका है और कई लोगों का सवाल है। ये सवाल आम लोगों का है, आम किसानों का है, आम ग्रामीण लोगों का है जो नहीं जानते हैं, काफ़ी घबराए हुए, उलझन में फंसे हुए हैं। उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के अधिवक्ता, प्रसिद्ध अधिवक्ता, जो लगातार इस मुद्दे पर सबको जानकारी दे रहे हैं, विशेष रूप से आम भाषाओं में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बिहार है उसमें शिक्षा का दर जो है काफ़ी कम है। उसको लेकर लगातार उनकी उलझनें समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवनंदन भारती जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कृपा है तमाम किसान भाइयों को जो जमींदार हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास ज़मीन है लेकिन नॉलेज नहीं है। काफ़ी उलझन बढ़ी हुई है। साधारण और आसान भाषा में समझा दीजिए कि लोग जो हदसाए हुए हैं कि आपका ज़मीन चल जाएगा। क्या ज़मीन जाने वाला है या फिर ज़मीन रुकने वाला है? नहीं, देखिए, ये जो बहुत ही कल्याणकारी और साहसिक निर्णय है गवर्नमेंट का। ये जो काम करे, शुरुआती दौर में आपको एक लगेगा कि भाई अचानक से एक नई कारी लोगों को एक दायित्व बन गया कि अब इसका कागज़ पत्र डॉक्यूमेंट्स ठीक करा लीजिए। तो ये एक बातें हैं, लेकिन भविष्य के लिए आप अपने बच्चों में आपस में लड़ाई नहीं हो, ज़मीनी विवाद से बचे, इस सब के लिए बहुत जनहित में और राज्य हित में ज़रूरी था कि ये जो विशेष सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है बिहार में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए लोगों को इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और बहुत ही तत्परता के साथ इसमें सहयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं सर जिनके दादाजी के नाम पर ज़मीन था, उनके पिताजी का नाम पर ज़मीन था, पिताजी का नाम पर ज़मीन था, लेकिन अब उस दुनिया में नहीं है और ज़मीन का बंटवारा भी नहीं हो पाया है। उसको लेकर लोगों के अंदर कई प्रकार की बातें चल रही है। वो ज़मीन किसका होगा? बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो आप सर्वेक्षण का कार्य जो है वो इन्हीं तरह के जो ज़मीन का विवाद था, समस्याएं थी, वो अप टू डेट हो जाए। तो अप टू डेट करने की जैसी ये समस्याएं, तो अब लोग इस तरह से आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं वकील साहब से पूछने जा रहे हैं, लेकिन अब वो समस्याओं का निदान होगा। अब सवाल ये है कि जो ज़मीन आपको, देखिए इसमें करना क्या है। पहले 7 कर्तव्य हैं रैयतों का, मालिकों के 7 कर्तव्य। कौन कौन सा? पहला कर्तव्य ये है कि आप फॉर्म 2 भर के दीजिए। फॉर्म 2 क्या है वो समझिए। इसमें आपको वो जो भी जितना कितना खेत आपके नाम से है, आपके हिस्से में है, तो वो तो आप जानते हैं बेहतर। तो एक वो फॉर्म है, उसमें भर दीजिए कि फलना प्लॉट ये उस मौजा में मेरा है, उसका रकबा क्या है, कौन कौन उसके मालिक है, उसका एक पूरा डिटेल में फॉर्म भरिए। उसके बाद दूसरा कर्तव्य आपका है कि आपको जो ये आपको वंशावली बना के दिखाना है कि वंश के हैं आप, तो वंशावली बना के दीजिए। तीसरा कर्तव्य है इसमें कि जब आपके प्लॉट पर अमीन और कानून गो एक नया टर्म लोगों को लग रहा होगा। कानून गो एक पदाधिकारी है जो उस पर अपना, जैसे दरोगा हो गया, एक इंस्पेक्टर होता है कि इंस्पेक्ट करता है, निरीक्षण सारे चीज़ों का। तो उसी का एक समझिए कि सर्वे का एक पदाधिकारी जिसकी एक अहम भूमिका है। तो कानून गो और ये अंचलाधिकारी, अमीन, इन लोगों का जो फंक्शन है। तो जब अमीन आपके प्लॉट पर पहुंचे तो उस पर आप रहिए, वहां पर जाइए और वहां पर आप उनको सहयोग कीजिए कि देखिए ये मेरा खेत है। उस खेत के बारे में, यदि 2 भाई हैं और अभी भी संयुक्त रूप से है, बंटवारा कर लिए हैं, लेकिन आरी नहीं या मेहर नहीं डाले हैं, तो आप दिखाइए कि इसमें ये चीज़ है। तो ये हो गया एक कर्तव्य। ये है उनका कि पहला कर्तव्य इसमें यह है कि आप जब घोषणा हो गई है, 38 जिलों में एक साथ घोषणा कर दी गई है कि सर्वे का कार्य है, तो आपका दायित्व है कि अपने खेत का जो बाउंड्री है, जैसे आरी हो गया, मेहर, उसको मेहर बोलते हैं बहुत जगह, तो तो उसको आप पूरा ठीक ठाक कर लीजिए। बहुत जगह नहीं कहता कि आरी छांट लिया, ये किया, वो क्या, वो नहीं। आप पूरा एक बढ़िया से मिट्टी देख के उसको बाउंड्री, बहुत जगह लोग क्या कहें ईंटा गाड़ दिया, बंटवारा हो गया, ईंटा गाड़ के आधा भाई वो कर रहा उधर, वो नहीं। आप सीध में एक बाउंड्री मिट्टी का बढ़िया से बना के दे दीजिए, ताकि जो सर्वेक्षण के पदाधिकारी आए तो उनको कोई दुविधा नहीं लगे कि हाँ ये प्लॉट है, 4 कट्ठा का प्लॉट है, बीच में 2 है, यानी कि 2 भाई है, ताकि आपके नाम से वो खाता खोल के खेसरा भी नया जनरेट कर सके। वो खेसरा अलग प्लॉट का ऊपर जाएगा, उसी से 2 प्लॉट बन जाएंगे, ताकि भविष्य में आप उसी खेसरा के जमीन को कोई बेच सके या खरीद सके, दूसरे भाई का हिस्सा नहीं बेच सके। इसीलिए तमाम तरह का चीज़ों का, जैसे कि 4 भाई हैं,
हाँ। 4 भाई हैं, 4 भाई में 3 भाई बाहर है और 1 भाई गांव में रह रहे हैं। हाँ। और ऐसा होता है कि मान के सर्वे की टीम आई है, सर्वे कर रही है, 3 भाई जो बाहर है नहीं आ पाएंगे और 1 भाई फिर से उसी प्लॉट को एक कर दे, बोले कि मैं अकेला हूँ और इसका बहुत अच्छा, मलिकाना हक है। बहुत अच्छा। उसमें क्या होता है? बहुत अच्छा बात आपने पूछा। देखिए, ये पहले तो प्राइमरी मैंने कहा कि कुछ दायित्व है उसका निर्वहन कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा कि वो जो सारा खाना पूरी का समय आएगा, जो उसमें खाना जो बनेगा तो उसका भी वो कर लेंगे। उसके बाद एक रफ समझिए कि एक तैयार होता है और वो जब तैयार हो जाएगा तो पंचायत भवन पर या अंचला अधिकारी जो होंगे अंचल स्तर पर जो एक प्रमुख जगह होगा, सारे मौजा के ज़मीन का विवरण को चिपकाएंगे, पब्लिश करेंगे या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। अब वो जब हो जाएगा आपका, तो आपका काम है कि देख लीजिए कि ओ इतना बड़ा प्लॉट है, एक ही भाई तो चढ़ा लिया है, तो आप तुरंत, आपको फॉर्म है 8, फॉर्म नंबर 8 हम दिखा रहे हैं इसमें है। हाँ। उसको आप चाहें तो उसको फॉर्म, अभी वो अवसर नहीं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगाइए। ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो उसका एक रिसीविंग आपको देगा। अब रिसीविंग के बाद आपको उचित अवसर दिए बगैर वो उसको पूरा ही नहीं कर सकता है, उसका ओपन नहीं कर पाएंगे। आपका दस्तखत होगा, आप दोनों को पक्ष को जाना जाएगा कि ये बात सत्य है, और तब जाके आप आपत्ति कर दिए। आपत्ति करने के बाद फिर उस पर गया, फिर लगा कि अरे दूसरा एरर कर दिया, तो फिर आप आपत्ति, यानी 4 बार आपको आपत्ति देने का मौका मिलेगा। आसान भाषा समझिए, कैसे कैसे हर प्रोसेस जो 7-8 पॉइंट है, मैं सबको आपको दिखाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत सारे लोग सर घबराए हुए हैं, जैसे कि अभी फिलहाल जो चल रहा है कि हमारा ज़मीन है और मेरे पास कोई कागजात नहीं है ज़मीन का, और मलिकाना हक मेरे पास है क्योंकि मैं रह रहा हूँ, तो फिर वो ज़मीन का कागजात नहीं होने की वजह से क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? पहले आपके कैमरा में पहुंचाएंगे। देखिए, आपत्ति का जब आएगा, यदि आपको लगे तो फॉर्म संख्या 8 और 9 है, इसको आपको भर के देना है। आपका दावा का क्या आधार है, आपत्ति है, तो ये रिसीविंग के लिए, और ये भर के आपको देना होगा। फॉर्म 8 है। यानी आसान भाषा में समझ लीजिए कि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नहीं, ये सर्वे से कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको सजग रहना है, तत्पर रहना है। अब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि साहब ऐसा है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन हम रह रहे हैं। ये आम, ये खास करके गरीब, मजदूर, जो कानून के जानकार नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, वो चूंकि भूमिहीन थे उस टाइम में, तो उन लोग को गांव का जमींदार मालिक था कि बस जो हमारा मजदूरी करेगा, 1 बीघा जमीन दे दिया, पूरे मजदूर को बसा दिया। उन लोगों को जमीन तो ट्रांसफर हुआ नहीं लेकिन कब्जा में दे दिया। ऐसे लोगों के लिए समस्याएं का जो डर है, तो देखिए ये कॉलम जब बनेगा तो ये 2 कॉलम है, एक है भूस्वामी और दूसरा है भूधारी। भूस्वामी का मतलब होता है कि हु इज द रियल ओनर, तो मालिक का यदि दिखाए तो मालिक वाला में कॉलम, जमीन का मालिक वो। और भूधारी यानी कि भूमि को धारण करने वाला, यानी कि कब्जा में किसके है, उसमें उसका नाम आ जाएगा। जैसे ही आपका भूधारी में नाम आ गया, तो नियम यह है कि यदि 12 वर्षों तक यदि कहीं पर आपके कब्जा में कोई संपत्ति शांतिपूर्ण तरीके से आपके कब्जा में है, केस मुकदमा नहीं है, तो माना जाएगा कि वो जमीन आपकी है। जैसे कि सपोज दैट, तो भूधारी वाला कॉलम में आपका नाम भराएगा कि भूधारी आप हैं। हाँ, अब बताइए क्या? हाँ, सपोज दैट मान लीजिए 1 बीघा का प्लॉट है और कोई व्यक्ति बोला है कि आप 1 कट्ठा में रही है, यानी 20 कट्ठा का जो प्लॉट है, पूरी प्लॉट 20 कट्ठा के है, और आपको जो मालिक है, जमीन का जो मालिक है, जमीनदाता जो है, आपको बोले कि 1 कट्ठा में रही है। जब सर्वे में आएगा, वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं 20 कट्ठा मुझे दे दिया है, उस मैटर में क्या होगा? तो वो देखेगा, वो निरीक्षण करने का जो वो उन्हीं को पावर है, वो निरीक्षण में देखेगा कि इस जमीन पर वो आखिर कितना कैप्चर है। कब्जा का मतलब ये नहीं, खेती भी हो सकता करता, वो पता करेगा सरपंच, मुखिया, ग्रामीण से कि इस जमीन को कौन जोत रहा है और कब से जोत रहा है, किसके कब्जा में, मकान कब से है, तो उससे वो पता करके लिख देगा कि 20 कट्ठे का प्लॉट है और इस पर जो है इनके कब्जे में है और इतना दिनों से ये रह रहे हैं, तो भूधारी में इनका नाम आ जाएगा। तो टाइटल में जब वो कोर्ट में डिसाइड करने जाएगा कि हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो है कि पोजीशन के आधार पर टाइटल जब डिक्लेयर करेगा तो उसमें उनको बहुत सहूलियत। कितने तक?
20 कट्ठा में कितनी उनको मिलेगा? मान लो तो- कि 1 कट्ठा मैंने दिया है, वो 1 तो- कट्ठा अपने से स्वयं से ये कर आप दिया। कैसे कह रहे हैं कि 1 कट्ठा आपने दिया? किस दस्तावेज के आधार पर आप कह रहे हैं कि आपने उसको 1 ही कट्ठा मौखिक दिया? मौखिक तो मौखिक चीज का नहीं, और कब्जा में उसको 20 साल से रह रहा है 20 कट्ठा पर, तो 20 कट्ठा का कब्जा उस पर दावा करेगा, तो 20 कट्ठा का दावा करेगा तो दावा फिर से कर- विवाद तो बढ़ जाएगा। वो तो कोर्ट का मामला है। लेकिन ये तो तय हो गया ना, चिन्हित हो गया ना कि ये जो जमीन है विवादास्पद है, तो नया जो ग्राहक कोई जाएगा तो विवादास्पद जमीन को खरीदने से परहेज करेगा। अभी तो पता ही नहीं चलता था, जमीन किसी का जोत कोई और रहा है, खरीद कोई और रहा है, बेचारा तीसरा आदमी जाके उस लफड़ा में पड़ जा रहा है, पैसा भी गया और जमीनों नहीं हथिया पा रहा था। फिर गोली बंदूक बम बारूद चलता था, केस होता था, सरकार को बहुत सारा एनर्जी लगाना पड़ता था। इसी सब समस्याओं को दूर करने के लिए कम से कम सर्वे के बाद ये तो चिन्हित हो जाएगा कि ये विवादास्पद जमीन है, उस जमीन को नहीं लेगा ग्राहक। अब 2 आदमी जैसे ही भूमि का महत्व क्यों है इतना? क्योंकि फ्रेश जमीन का महत्व होता है। जैसे ही देखेगा कि मुकदमेबाजी में ये जमीन फंसा हुआ है तो कौड़ी के भाव वो बिकेगा। मान लीजिए वो जमीन 20 लाख का है, वो कहेगा कि 2000 में दोगे तो लोगे। जैसे वैल्यू कम होगा तो दोनों पक्ष जो है सो समझौता कर लेगा, एक पक्ष को दे देगा तो विवाद इसमें भी समाधान होगा। तो यही सब सरकार चाह रही कि ये भी चिन्हित हो जाए कि विवाद के जमीन कितने हैं और कहाँ हैं। सबसे बड़ी समस्या अभी लोगों के जो अंदर चल रहा है सर, कि जैसे कि हम सरकारी ज़मीन पर हैं, यदि कि हम ज़मीन पर कर रहे हैं और मेरा जो रसीद नहीं कट रहा है। बहुत सुंदर। बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ज़मीन बेचा गया है दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। ज़मीन का जो दाखिल खारिज होता है वो नहीं हो पाया है, रसीद बेची हुआ है। देखिए, ये जो बहुत सामान्य लोगों का यही प्रश्न है। ये बहुत लोग जमीन रजिस्ट्री करा ले, 2 स्तर में लोगों को काम करना होता है। वो क्यों है, इसके महत्व चूँकि ग्रामीण स्तर पे लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या महत्व है। वो आप जैसे ज़मीन आपने खरीद लिया तो दस्तावेज तो आपका तैयार हो गया कि आपने खरीदा, उसके बाद एक रजिस्टर 2 है जिसमें उसमें अब पहले वाला मालिक का नाम को हटा दिया जाता है और नए वाले के नाम को एंट्री किया जाए, जिसको दाखिल माने एंट्री करना और पहले वाले व्यक्ति का नाम को हटाना, खारिज करना। तो खारिज करना है, वो प्रोसेस आप नहीं कराए तो रसीद नहीं कटेगा, जमाबंदी उसके आधार पर होगी नहीं। तो अभी आपको जिस इस तरह का आप वो जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज के आधार पर अभी आप जाके अप्लाई कर दीजिए और कहिए कि इसका दाखिल खारिज आपको करेगा। आवेदन के फॉर्म में सीईओ के पास, डीसीएलआर के पास बहुत प्रक्रियाएं हैं, आप वहां पर दीजिए। 1 महीना में वो कानून बना दिया गया ऑनलाइन कि आपको दाखिल खारिज करके दे देगा। अब वो कर देगा तो तब आप जाके जाइए। ये जो प्रक्रिया, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं कि आप 10 दिन में उसको दे दीजिए सारा चीज़ या 20 दिन में दे दीजिए। ये सरकार को भी पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी असुविधाएं हैं, लोगों को इतना जल्दी नहीं होगा। इसीलिए सरकार की योजना में है ये पब्लिकेशन जो फाइनल लिस्ट का होगा वो 2026 के लास्ट तक का वो टाइम दिया हुआ है। 2026 इसीलिए 2026 इस बीच में कई चेंजिंग हो सकते हैं। नहीं, कागजी आपको डिफॉल्ट अवसर दिया जाएगा कि आप अपने कागज को दुरुस्त कर लीजिए। इसीलिए तो दिया ही गया कि भाई अभी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि मालिक है, आपने बेच लिया, हम रजिस्टर 2 को देखने गए तो पता चला कि अच्छा ये तो पुराना मालिक का ही नाम उसमें एंट्री है। रजिस्टर 2 और रसीद देख के हम जमीन खरीद लिए, बाद में पता चला ये तो 10 साल पहले ही जमीन बेच लिए। तो आपकी कमी के जो व्यक्ति जमीन खरीदा उसका काम था कि रजिस्टर 2 को तुम दुरुस्त करवा ले, तो अपना नाम एंट्री नहीं करवाया, हम फंस गए जमीन खरीद के। तो इसी सब विवादों को दूर करने के लिए ही सर्वे किया जाता है कि आप यदि जमीन को खरीद लिए हैं तो आपका दायित्व है कि रजिस्टर 2 को भी यानी दाखिल खारिज करवा लीजिए, ताकि कोई तीसरा आदमी उस जमीन को न खरीदे, मालिकाना हक नहीं जताए। तो इसके लिए अवसर दिया जाएगा। आप दाखिल खारिज का 2026 तक उनको मौका है। नहीं, हाँ, इस बीच में 26 का मौका है, नहीं कि लास्ट तक सोए रहिए। जितना अर्ली स्टेज में आप उस सबको सुधार कर लीजिए, करके आप अपना रसीद लगा दीजिए। 2005 हिंदू एक्ट के अनुसार बेटियों को जमीन में या फिर संपत्ति में उनका हक मिलना चाहिए, और सरकार ने ये पूरी तरह से कानून बनाकर पारित कर दिया है कि उनका हक होना चाहिए। 2005 के कानून के अनुसार बना है। क्या कुछ ऐसी भी बेटियां हैं जो उस मालिकाना हक नहीं चाहती हैं, तो उनका नाम दर्ज होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अधिकतर लोगों को ये समस्याएं हो रही है। तो देखिए, 2-3 बात आप समझिए कि 2003 से पहले यदि संपत्ति का बंटवारा हो गया है, 2003 से पहले, इसलिए याद रखिए 2003 से पहले तक बंटवारा आपका हो गया है, तो ऐसे संपत्ति में बेटियों का अधिकार नहीं है। बंटवारा हो गया है तो
अब बंटवारा का कारण बहुत सारा लोग मौखिक बंटवारा करता है, बहुत लोग याददाश्त का एगो कागज बना लिया कोर्ट से 5 लोग मिलके करवा दिए। हाँ, तो ऐसे में आपको यदि बंटवारा 2003 से पहले हुआ है तो कागज पर आप बनवा लीजिए कि ये बंटवारा हमारा 2003 याददाश्त के लिए हम रखे हैं कागज, हम भाइयों में बीच में 2003 में बंटवारा हो गया, फलना प्लॉट नंबर हमारे हिस्से में मिला, दूसरा इनके हिस्से में मिला, तो आपके हिस्से में जो मिला वो फॉर्म 2 में भर दीजिए कि प्लॉट नंबर इतना 2003 में बंटवारा के आधार पर हमको ये जमीन प्राप्त है, जिसका ये कागज याददाश्तनामा हम बना के रखे हुए हैं, दोनों भाई ऑब्जेक्शन करेगा नहीं तो आपका जमीन पे चढ़ गया। सिंपल सी बात है। एक और समझ लीजिए कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कि आज हम एक न्यू पेपर बनवा लेते हैं, हाँ। और दोनों भाई हम मिलकर और उसको साबित करते थे कि 2003 का बंटवारा है। 21 जनवरी 2003 में हम लोग दोनों भाई मिलकर बंटवारा किए हैं, तो तब से हम जो तैयार हैं उसका कानूनी मान्यता उतना ही है, याददाश्त वाला डॉक्यूमेंट्स का उतना ही महत्व है। हाँ, 2 व्यक्तियों को उसमें 2003 से पहले वाले लोगों को मैंने सिग्नेचर करा के रख लिया। तो क्या उस पे जो बेटियां हैं उनको मलिकाना हक होगा या फिर नहीं हो? क्योंकि फर्जीवाड़ा जिस प्रकार से कागजों का, बेटियों का इसीलिए जब पब्लिकेशन होगा वो जब चिपकाएगा आपको रसीद और वो उसका डॉक्यूमेंट्स, और बहन जो है या बेटियां आपत्ति दर्ज नहीं कराई, इसका मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है, उसको बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, चुप रह गए यानी मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि आप चुप रह गए तो उस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो अब एंट्री हो जाएगा तो फिर आपको कोई कहने का अधिकार नहीं रहेगा कि भाई हमको जो है भाई वाला संपत्ति, जब 2003 में बंटवारा हो गया तो आपका अधिकार ही नहीं है। 2005 में बंटवारा 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में दिखाइएगा तब बहन का अधिकार है। तो इससे बचने के लिए, और अधिकतर संपत्ति में है भी कि 2003 से, देखिए गांव में क्या होता है, साधारण चीज़ों में बड़ा लोग, गांव के लोग बड़ा ईमानदार भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, और कुछ लोगों को अपवाद में यदि छोड़िएगा तब। अब तो थोड़ा बेईमानी का स्तर बढ़ा है, लेकिन पहले तो एक 4 भाई है तो 3 भाई कमाता था, 1 भाई गांव में रहता था, उसी के नाम से सारी संपत्ति होती थी, और वो भी बांट के दे देते थे। पिता के नाम पर भी नहीं, बड़े वाले भाई के नाम पर संयुक्त संपत्ति वो भी बांट के देता कि बुआ तुम्हारे नाम से है, तुम लो, जब बंटवारा होता था ज्वाइंट में जो खरीदा हुआ और जमीन लोग इतना आस्था रखते थे। कोई भाई बाहर है तो बोला कि आज जब बुआ बंटवारा करते हैं तो बोलता था कि भैया आप जिसको जो प्लॉट दे दीजिएगा वही मंजूर है, आप तो गार्जियन हम क्यों आए बांटने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में मौखिक तौर पर बंटवारा हो गया। बोला मेरे घर में बाहरी है, बोला कि पंचायती को करते हैं, पंच को बुलाते, बोले मेरे घर में पंच नहीं आएगा, ईगो पर ले लेता है कि हम दूसरे का पंचायती करते हैं, मेरे घर में पंच आएगा, जो बांट के दे दिए लो, और लोग रखता था। तो उसमें बांटते आ रहा है। तो उसका यदि 2003 से पहले आप खेत को जोतते आ रहे हैं और आपके कब्जा में है, कागज़ कुछ नहीं बना है, तो अभी भी कागज़ को याददाश्त बंटवारा में कि 2003 से हम लोगों का बंटवारा हो गया था, अब हम लोग कागज़ बना रहे हैं और जिस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लिख कर वो बंटवारा का तीनों में दस्तखत करके वो लगा दीजिए, कहीं कोई विवाद नहीं होगा, उसमें कोई विवाद नहीं होगा। एक और क्वेश्चन उलझन पड़ा हुआ है कि पिताजी हैं, हाँ। 2 बेटा है, दोनों बेटा पिताजी को छोड़ दिया है, बेटियां काम घर में और पिताजी की सेवा कर रही है, और मलिकाना हक जो है बेटा उस पर 50% का अपना हक जमा रहे हैं। क्या कोई पिता और माता का ये अधिकार है कि पूरी संपत्ति को बेटियों के नाम कर दे या फिर अन्य पर? बहुत अच्छा बात है। देखिए इसमें जहाँ तक अधिकार की बात आपने कहा, यदि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब कि अपने जीवन काल में उन्हें खरीदा है, तो बेटी को क्या किसी को भी, नौकर को भी वो दे सकते हैं, बेटा उस पर दावा नहीं कर सकता है। यदि उनका पिताजी का जमीन है, पिताजी की खानदानी संपत्ति है, यानी कि दादा के नाम पे संपत्ति थी, तो दादा के नाम की संपत्ति थी, तो यदि 3 मान लीजिए एगो आदमी है यानी पिता और 2 बेटा, तो उस सारी संपत्ति का 3 जगह बंटवारा होगा, या एगो बेटी है तो 4 जगह बंटवारा होगा। 4 हिस्सा लगा, 4 कट्ठा है तो 1 कट्ठा हुआ। अब 1 कट्ठा हिस्सा किसको मिला? पिताजी को। वो 1 कट्ठा जो इनका एक्चुअल हिस्सा बना, वो चाहे तो वो किसी को दे सकते हैं, बेटी को, पोता को, पोती को, गांव के किसी भी व्यक्ति को। उनके शेयर का जितना प्रॉपर्टी है, ही कैन ट्रांसफर इजिली टू एनीवन, किसी को भी वो दे सकते हैं। तो सारी समस्याओं का हमने निदान निकालने के लिए, जो आपका उलझन था, जो समस्या था, जिस समस्या से आप लगातार जूझ रहे थे, उन सभी समस्याओं का निदान इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाने का, आपका सवाल था और जवाब सर का था। मैं आपके सवाल के साथ हम सर के पास पहुंचे थे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम लोग के पास फ़ोन आ रहा है, समस्याएं लोग बता रहे हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने सोचा कि जो कानून के जानकार हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलकर हम सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भूमि विवाद का जो मामला था, सरकार की बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि बिहार में 80% जो मामला था, आपराधिक घटनाएं होती थी, वो भूमि विवाद को लेकर होता था। इस बात को माना जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ये
हद तक ये जो समस्याएं लोगों का है उसको दूर करने में इसकी बड़ी भूमिका है। तो इस सभी समस्याओं को समाधान करने के राज्य सरकार ने 100 बरस के बाद ये निर्णय लिया है कि सभी जमीनों पर हम लोगों ने क्लियर कर, जैसे सभी का जातीय जनगणना हुआ, व्यक्ति के जनगणना हो, पशु जनगणना हो, नाहर आहर पोखर का जनगणना, सबको कंप्लीट कराने के बाद अब जमीन का उन्होंने सर्वे कराने का काम किया है। अभी हाल फिलहाल में इसी सब संदर्भ में अभी एक निर्दलीय सांसद बने हैं पप्पू यादव जी, उनका आप देख रहे थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा से बयान दिया था कि भूमि विवाद बहुत बड़ा कारण, इस पर सुधार हो, और उन लोगों का बहुत सजगता, कहीं भी क्राइम होता है वहाँ पहुँचते भी हैं बोलो, तो उन लोगों का जब ये संदर्भ पर सरकार को ध्यान आकृष्ट कराया, सरकार भी उस पर बहुत सजग थी, तो वो सरकार का जो ये पहल है, जमीन के विवाद से ही सारे विवाद उत्पन्न होते हैं, तो ये उस मूल का बीमारी का जड़े को समाप्त करने का जो इन लोगों का पहल है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे, जो कि बिहार के सबसे लोकप्रिय अधिवक्ताओं में से एक हैं। सभी समस्याओं को समाधान चुटकी बजा के करते हैं, क्योंकि लगातार लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। कोई भी मैटर होता है, आपराधिक घटनाओं जो भी घटती है, सर उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हर मुद्दे पर प्रखर होकर बोलते हैं। इसके लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुमूल्य समय निकाल के दिए, क्योंकि आज का कीमत जो है ना, आपका वक्तों का इतना लेने के लिए कोई नहीं, बहुत कितना पे करना पड़ता है समझ सकते हैं। नहीं पे की बात नहीं, यदि हमारा एक वकील होने के नाते एक सामाजिक दायित्व भी है, और सामाजिक दायित्व के कर्तव्य के निर्वहन में हमारी जो भूमिका है वो मैं कर रहा हूँ। और एक थोड़ी सी समस्या है, मैं आपको बता देता हूँ, एक इसको दिखाना बहुत जरूरी है। और ये प्रपत्र वंशावली है, वंशावली के टाइम में ये भर के देखिए, ये प्रपत्र 3 यहाँ प्रपत्र 3 है, और और किताब में से ही हम दिखा रहे हैं, उसी का फोटो कॉपी है। ये वंशावली जब आप बनाएंगे ना, उतना इस प्रकार से आपको देना होगा। वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, सारा चीज आपको दिखाना होगा। वंशावली में जब जाएंगे तो ये फॉर्म 3 है, ये भर के आपको अंचलाधिकारी को देना है। ये एक फॉर्म है, मूल यही है। फिर विभागों का चिट्ठी का भी संग्रह इस बुक में है। ये इंग्लिश में भी भरना है तो आपको इस तरीके से भरिए, हिंदी में भरना, हिंदी में ये है, बहुत लोग बाहर में रह रहे हैं, तो यही सब करके आप उसको देख सकते हैं। तो कोई भी जानकारी यदि आपके पास कुछ समझ में नहीं आता है तो इस पे संपर्क सूत्र भी आपको देंगे, और उस संपर्क सूत्र के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। एकदम उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अधिवक्ता साहब आपके हैं और